जब एक कैंडिडेट टीचिंग करने के लिए आ रहा है या टीचिंग करने के लिए आप उनको ब्लैक बोर्ड पे भेज रहे हैं, तो सर आप उनको कैसे जांचते हैं, किन किन पैरामीटर? क्योंकि बोर्ड का जो आपका वर्क है वो बहुत कुछ आपके बारे में बताएगा मेंबर्स को। और दूसरी बात रही, अब आप अगर टीजीटी के लिए जाते हैं, तीसरी पीजीटी के लिए या आपको लेक्चररशिप के लिए इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि जब पीआरटी के बच्चे को पढ़ाना है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो वहाँ पे उनके गेस्चर और एक्शंस क्या होंगे, पर वही क्या सेम गेस्चर और एक्शन वो पीजीटी और टीजीटी के लिए भी कवर कर देंगे? ओवर एक्शन की वहाँ जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है कि जो टॉपिक वो प्रिपेयर करके आए हैं और बोर्ड उनको अपनी तरफ से कोई टॉपिक देते, जी, तो ये तो सर एकदम से सडन चेंज हो जाएगा उनके जी, जी, तो सर जी। उस टाइम अगर आप किसी को कम मार्क्स दे रहे हैं तो सर आप किन कमियों को चेक करते हैं, और अगर आप किसी को अच्छे मार्क्स दे रहे हैं तो आप किन अच्छाइयों को चेक करते हैं जिसके बेस पे आप अपने मार्क्स डिसाइड करेंगे? वेलकम अगेन सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। और सर थैंक्स आपका अपने इतने बिजी टाइम में से टाइम निकाल के हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। सर पिछले इंटरव्यू में जो हमने बात की थी, तो हमने पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात की थी, जी, जिसमें आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स दिए थे हमारे सब्सक्राइबर्स को, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सर हमारे पास आए हैं आपकी बार। सर आज का जो पूरा पोर्शन है, मैं ये सर एक तो जो हमारे सब्सक्राइबर इन्होंने अपने क्वेश्चंस भेजे हैं, कुछ जो उनके डाउट्स हैं, जी, जी, जी। और दूसरा सर एक जो मेजर पोर्शन है इस पूरे पार्ट का, सर टीचिंग स्किल। सर जैसे एक कैंडिडेट एंटर करेगा, आप उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, बाकी जो उनके जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो चेक होगी सर। उसके बाद जब स्टार्ट होता है सर मेन चीज़ टीचिंग का सर। जी, जी। तो सर मैं इस चीज़ को जानना चाहूँगा आपसे सर कि आप जब एक कैंडिडेट टीचिंग करने के लिए आ रहा है या टीचिंग करने के लिए आप उनको ब्लैक बोर्ड पे भेज रहे हैं, तो सर आप उनको कैसे जांचते हैं, किन किन पैरामीटर्स पे चेक करते हैं, और उनको स्कोरिंग कैसे देते हैं, किस चीज़ को देख के आप उनको स्कोरिंग देते हैं? सर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सर पीआरटी के साथ पहले सर प्लीज़। जी, देखिए टीचिंग के लिए ही इंटरव्यू हो रहा है, और टीचिंग पार्ट को जज करना इंटरव्यू बोर्ड के लिए बहुत अहम चीज़ है। और मुख्य रूप से इसी में कैंडिडेट्स को यह देखा जाता है कि हमारे जिस काम के लिए, जिस टीचिंग के लिए हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो उस काम के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं है, हमारे बच्चों को ये ठीक से शिक्षा जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से ये दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत अहम कड़ी है इंटरव्यू का। और जो आपने पूछा प्राइमरी के लिए एजुकेशन है, तो स्टूडेंट्स के पास कुछ न कुछ विशेष सब्जेक्ट होते हैं। या तो स्टूडेंट्स जो है तो आर्ट साइड को बिलोंग करते हैं इंटरमीडिएट में, सीनियर सेकेंडरी में, या साइंस साइड को बिलोंग करते हैं, या कॉमर्स साइड को बिलोंग करते हैं। तो कुछ भी हो, तो उसमें लैंग्वेजेस, साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, सोशल स्टडीज़ या इन्वायरमेंटल साइंस, साइंस और सोशल स्टडीज़ को मिला के कहते हैं। तो इसके बारे में हमें परख करनी होती है। तो मुख्य रूप से जो पीआरटी के लिए होता है, ख़ास तौर से जो इंटरव्यू बोर्ड होते हैं, वो जनरली जो क्वेश्चन करते हैं वो यही कहते हैं कि आप टीचिंग में आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहेंगे। तो हमारा रिकमेंडेशन है, या हम कैंडिडेट्स को ये कहना है कि आपका जो विशेष सब्जेक्ट है, जो आपने इंटरमीडिएट में लिया है, सीनियर सेकेंडरी में लिया है, या बीए में जो आपका सब्जेक्ट रहा है, साइंस है या लैंग्वेजेज है, इंग्लिश हिंदी है या मैथ्स है, जो भी सब्जेक्ट है, आप चूँकि आपका कमांड उसमें अच्छा है तो आप वही सब्जेक्ट चुनिए। इंटरव्यू बोर्ड आपसे कहता है कि आप अपने से सब्जेक्ट चुनिए, तो आप अपने जो आपके विषय रहे हैं उसी में से आप सब्जेक्ट चुनिए। पहला काम। सब्जेक्ट चुनने के बाद अगर मेंबर्स कहते हैं कि आप ये चैप्टर पढ़ाइए, तब तो आपको वही चैप्टर पढ़ाना है बिना कुछ ना नुकर कहे हुए। लेकिन जनरली इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स कहते हैं आप अपने से चैप्टर भी चुनिए। तो आपको जो बेस्ट चैप्टर है, जो आपको ज़्यादा फेवरेट चैप्टर है जिसको कहते हैं, या जिस पे आपका ज़्यादा कमांड है कि आप जैसे भी बच्चे क्वेश्चन पूछें या जैसे भी परिस्थिति आई, तो उसमें आप उसको बढ़िया से कर लेंगे और बढ़िया से पढ़ा सकेंगे, बढ़िया से टीचिंग कर सकेंगे उसमें। तो चैप्टर का चॉइस आपके ऊपर है कि आप उसको अपने मनपसंद या जिस पे आपका कमांड है उसको लीजिए। और जिसके बारे में आप पहले से टीचिंग मटेरियल दिमाग में सोचे हुए हैं, तैयार किए हुए हैं, टीएलएम या चार्ट्स आपके पास हैं, या प्रैक्टिकल कोई आप दिखा सकते हैं उसमें, या कोई स्ट्रक्चरल मेथड से आप उसको पढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें जो आपके पास हैं
उसी के ही आधार पे आप चैप्टर का चुनाव कीजिए। और चैप्टर का चुनाव कर लेने के बाद मेंबर्स तुरंत आपको कहते हैं या आप बोर्ड के पास आपको भेज दिया जाता है, तो वहाँ देखिए क्या वहाँ पे सामग्री उपलब्ध है। ब्लैक बोर्ड है तो चाक आप लेंगे, या मार्कर बोर्ड है तो मार्कर पेन आप ले लीजिए और कायदे से उसको ले करके बोर्ड के पास जाइए और देखिए बोर्ड में आपको क्या चीज़ें फिलअप करनी है, क्योंकि बोर्ड का जो आपका वर्क है वो बहुत कुछ आपके बारे में बताएगा मेंबर्स को। पहली चीज़ है कि कार्नर में आपका डेट लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, आपको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बीच में सब्जेक्ट आपको लिखना ज़रूरी है और उसके नीचे जो आपने चैप्टर चुना है उस चैप्टर को स्पष्ट साफ साफ बीच में या बाएं साइड में हाशिए पे आप चैप्टर का नाम लिखिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए। अब देखिए चैप्टर का नाम आपने अपने हिसाब से चॉइस से चुना है, तो उसमें सबसे मेन चीज़ है कि उसके बारे में जो विद्यार्थियों को, बच्चों को प्रीवियस नॉलेज है वो पता कीजिए, उनके बारे में कितना ज्ञान है। अब हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप लैंग्वेजेस के लिए कोई चीज़ लेते हैं तो आप लैंग्वेज में मान लीजिए आप बच्चों को लेटर्स सिखाना चाहते हैं, कुछ भी है, तो आप पहले लेटर्स के बारे में आप सीधे ए नहीं बनाएंगे, आप एप्पल का चाहे वहाँ पे डायग्राम हो, चाहे एप्पल का मॉडल हो आपके पास, खुद दिखाएंगे, बच्चे खुद ही बोलेंगे कि हाँ ये एप्पल है, बी से बैग है। इस तरह से आप उसको शुरू करेंगे। उसी तरह से आप अगर साइंस को आपको करना है, साइंस में आपको कौन सा चैप्टर आपने लिया है, मान लीजिए फ्लावर्स लिया है, तो बढ़िया है कि आप एक दिन पहले फ्लावर का मॉडल है या एक्चुअल फ्लावर्स आप ले जाइए, वहाँ क्लास में दिखाइए बच्चों को। बच्चे देखते ही बोल पड़ेंगे कि ये फ्लावर है। उस फ्लावर के बारे में या उस प्लांट को देख करके बच्चे बता देंगे, ज़्यादातर बच्चे ये प्लांट है, उस प्लांट के बारे में आप जानकारी आगे धीरे धीरे बढ़ाइए और बच्चों से पूछते हुए क्रम में आगे बढ़िए। मतलब धीरे धीरे बच्चों के सहारे ही आप आगे बढ़िए, लेसन को आगे बढ़ाइए और बच्चे आपके साथ मिल जाएं, कदम से कदम मिलाते हुए आगे चलें। आप लेसन को आगे प्रोग्रेस कीजिए, बढ़ाइए। बच्चों से जो आप बताइए, समझाइए, बच्चों से पूछते जाइए, फीडबैक लेते जाइए। बच्चे उसको जिस तरह से आपको देते हैं, अगर बच्चा ठीक से नहीं समझ पाता है तो पुनः बताइए और कुछ आप रिटर्न वर्क भी बच्चों का देखते रहिए। हाँ, सबसे एक मुख्य बात है कि वहाँ पे आपके इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स होंगे चेयरमैन के साथ और आप होंगे, आपके साथ ब्लैक बोर्ड है जो उसका मटेरियल आपके पास है या वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, अगर वहाँ रखा हुआ है तो आप ले लीजिए। और बच्चे तो वहाँ होंगे नहीं, तो बच्चे क्या हैं, बच्चों के जगह पे बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। बोर्ड के मेंबर्स खुद ही कहते हैं कि हम लोगों को आप बच्चों की तरह से लीजिए। और इसमें बहुत ख़ास बात यह है कि बच्चों की जगह पे बोर्ड के मेंबर्स हैं, आप प्रश्न खुद ही पूछेंगे और आप ही उत्तर देंगे बच्चों की तरफ से और ये कहेंगे कि ये एक्सपेक्टेड आंसर है। और उसको यह उम्मीद मत करिए कि बोर्ड के मेंबर्स को उसमें आपको बच्चा बन करके आंसर देगा, ऐसा नहीं है। आप प्रश्न भी पूछेंगे और आंसर भी खुद ही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चों को देखते हुए भी आप देखेंगे, उसमें एक एक्शन करके दिखाएंगे कि सर हम ये कॉपी चेक करते हुए पीछे तक जाएंगे, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो अटेंटिव नहीं है, बच्चा कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो राउंड लेकर के देखते रहेंगे कि हमारा जो रिटर्न वर्क है वो भी साथ साथ चलता रहे और बच्चे जो लेसन है उसके साथ काम करते रहें और आगे बढ़ें। सबसे मेन चीज़ है कि आप बच्चों के साथ कदम में कदम मिला करके आगे चलिए और प्रश्न आप पूछ करके उसका उत्तर दीजिए। एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न का संबंध होना चाहिए, तब आपका लेसन आगे बढ़ेगा। और अंतिम में जब आपका लेसन पूर्णता की तरफ हो, फिर एक बार रिवाइज कराइए कि हाँ ये चीज़ जो आपने पढ़ाया है बच्चों से फिर पूछिए, फिर उसको रिवाइज अगर करने में कोई दिक्कत होती है बच्चों को पुनः बताइए और फिर उसको कंप्लीट करिए। और लास्ट में आप कुछ उनको होमवर्क दीजिए, कुछ उनसे जो है तो प्रश्न और पूछिए, मिलते जुलते प्रश्न पूछिए, तो आपका लेसन ये कंप्लीट होगा प्राइमरी के लिए। और दूसरी बात रही, अब आप अगर टीजीटी के लिए जाते हैं तो टीजीटी में बच्चे आपको कुछ और बड़े मिलते हैं, तो उनको कुछ पूर्व नॉलेज जो प्रीवियस नॉलेज होता है वो अधिक होता है। तो आपको उसमें यह भी देखना है कि बच्चे के पास जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में प्रीवियस नॉलेज कितना है, उसको लेते हुए, पूछते हुए
और जो आपने चैप्टर चुना है उसके हिसाब से आपका टीचिंग मटेरियल होना चाहिए, आपका उसी के हिसाब से चार्ट्स होने चाहिए, मॉडल्स होने चाहिए। या साइंस सब्जेक्ट है तो आप छोटा मोटा प्रैक्टिकल भी दिखा सकते हैं। इस तरह की चीज़ आप दिखाएंगे तो बच्चे बिल्कुल एक देख करके प्रभावित हो जाएंगे और चीज़ को बहुत जल्दी और अच्छी तरह समझेंगे। तो आप लेसन को आगे बढ़ाइए और बच्चों से पूछते जाइए। अगर आपका कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो लैंग्वेज में देखिए पोएम रेसिटेशन है, पोएम रेसिटेशन में पूरा आप उसको जो उसका इंट्रोडक्शन है, कौन उसके पोएट हैं, आप कैसे उसमें उतार चढ़ाव है, रिदम कैसे क्या कहता है, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह से उसको लयबद्ध होकर के बच्चों को सुनाइए और बच्चे बड़ी तन्मयता से उसको सुनेंगे और लर्न करेंगे। उसमें जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, क्या मीनिंग है, कभी कभी उसमें जो मिलते जुलते शब्द हैं, कुछ अपोजिट वर्ड्स हैं, जो कुछ भी आते हैं सब उसके साथ बताएंगे। तो जो आपका जो लेसन है बहुत ही रुचिकर होगा और उसको फिर पुनः आप बच्चों को देखते हुए और उनसे फिर आप रिवीजन कराएंगे, फिर उनके क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर अगर कुछ उसमें से उस तरह के कुछ प्रश्न हैं तो उनको होमवर्क भी दे देंगे, घर से करके आएंगे। और इस तरह से आप उसको और टाइम का विशेष रूप से ध्यान देंगे कि जो आपको टाइम एक पीरियड का जो मिला हुआ है उस पीरियड में कितना पार्ट आपने इंट्रोडक्शन पे दिया, कितना पार्ट आप मेन सब्जेक्ट कंटेंट पे दिया, कितना पार्ट आपने रिवीजन पे दिया, कितना आपने फीडबैक लेने में दिया। ये सब चीज़ें बिल्कुल समयानुसार हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन में ही आपने आधा टाइम व्यतीत कर दिया, फिर उसके बाद में कंटेंट करते करते वो पीरियड ख़त्म हो गया तो आपका कंटेंट अधूरा रह जाएगा। उस पीरियड में जो आपने प्लानिंग की है उसके हिसाब से नहीं जा पाएंगे। अब रही बात तीसरी, पीजीटी के लिए या आपको लेक्चररशिप के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में नवोदय विद्यालय में बीएड कंपलसरी है। इसका मतलब कि जो स्किल्ड टीचर हैं वो हमको बेटर वे में आप टीचिंग करेंगे तो उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं, तो उनके लिए भी ये सब ज़रूरी है। लेकिन पीजीटी में मेन चीज़ आपको कंटेंट का होता है। कंटेंट आपको बढ़िया से अच्छी तरह से वेल अंडरस्टूड होना चाहिए। आप उसको सिलसिलेवार तरीके से ढंग से रख करके धीरे धीरे आगे बढ़िए। आसान से धीरे धीरे कठिन की तरफ होते मेन कंटेंट पे जाइए और बच्चों को वो सब दीजिए जो आपको देना है और टाइम से दे करके फिर उसको रिवीजन कराइए, फीडबैक लीजिए और फिर ये सब काम करिए। इसके लिए भी टीचिंग मटेरियल आपको ज़रूरी है। प्रैक्टिकल से संबंधित है तो कोई उसमें आप फिर मॉडल या चार्ट्स या कोई भी चीज़ है दिखाइए। केमिस्ट्री है मान लीजिए तो पीरियाडिक टेबल अगर आपके पास है तो उसको दिखाइए। साइंस में कोई प्रैक्टिकल आपके पास है, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में तो उनको दिखाइए। आपको बायोलॉजी में दिखाइए तो बच्चे अच्छी तरह समझेंगे और बिल्कुल एकदम एकाग्र होकर के आपकी तरफ देखेंगे और लेसन आपका बहुत बढ़िया से होगा। और बच्चों से प्रश्न आप ही पूछेंगे और उत्तर भी आप ही देंगे। तो इस तरह से आप इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स को पूरी तरह संतुष्ट कीजिए और उसमें कोई हिचक रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब्जेक्ट कंटेंट बढ़िया से जानते हैं। आप उसमें केवल आपका देखा जाता है कि आप उसकी डिलीवरी किस तरह से करते हैं, आप किस तरह से बढ़िया तरीके से बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। आपका नॉलेज तो बहुत है लेकिन नॉलेज किस तरह से धीरे धीरे बच्चों तक पहुंच रहा है और किस तरीके से बच्चे आपको लाइक कर रहे हैं, आपका लेसन बढ़िया से सुन रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेन चीज़ है उनका एक्सेप्टेंस, कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो उसी के ऊपर आपका टीचिंग निर्भर करता है। तो पीजीटी में भी आपको अच्छी तैयारी के साथ अपना जाना चाहिए। सर एक क्वेश्चन रहेगा सर इसके अंदर, जैसे एक कैंडिडेट है, उन्होंने पीआरटी का फॉर्म भरा हुआ है, टीजीटी पीजीटी तीनों फॉर्म भरे हुए हैं, अभी वो आज से या अपने आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो सर इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि जब पीआरटी के बच्चे को पढ़ाना है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो वहाँ पे उनके गेस्चर और एक्शंस क्या होंगे, पर वही क्या सेम गेस्चर और एक्शन वो पीजीटी और टीजीटी के लिए भी कवर कर देंगे या अलग अलग तीनों चीज़? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। कि देखिए प्राइमरी के बच्चे छोटे होते हैं, बिल्कुल एकदम चाइल्डहुड में आते हैं, तो उनको एक्शन से जितना ही आप अच्छा एक्शन करके उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे, वो ज़्यादा समझेंगे। और पूरे एक्शन के साथ, पूरे लय के साथ, पूरे रिदम के साथ, इवन आप जो है जैसे स्टोरी टेलिंग है तो उसमें डिफरेंट जो आपके बॉडी लैंग्वेज हैं, डिफरेंट
जैसे मान लीजिए कि आप डिफरेंट जो है तो उसके स्टोरी के डिफरेंट मेंबर्स हैं, पात्र हैं, उनकी तरह से आप व्यवहार करके अगर बच्चों को बताएंगे तो ज़्यादा समझेंगे। और प्राइमरी में के बच्चों के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एक्शन और जो आपका लय है, जो प्रोनाउंसिएशन है, बहुत साफ स्पष्ट होना चाहिए, बच्चों के हिसाब से चलना चाहिए। ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोलना है आपको, बच्चों के हिसाब से करके और पूरे फुल एक्शन के साथ। अगर उसमें डांस की ज़रूरत है, डांस भी कर सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा दौड़ना है, दौड़ के भी कर सकते हैं, बच्चों की तरह से एक्शन करना है, बच्चों की तरह से एक्शन कर सकते हैं, गाड़ी की तरह से एक्शन करना है तो छुक छुक गाड़ी बन करके आप वहाँ एक्शन कर सकते हैं, जिससे बच्चों को खूब ज़्यादा प्रिय लगे और अच्छी तरह समझें। तो उसमें एक्शन मेन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्राइमरी के बच्चों के लिए एक्शन मेन रूप से होना चाहिए। सर यही चीज़ मैं अगर बात करूँ एक्शन एंड गेस्चर्स की, तो सर ये टीजीटी लेवल पे कितना होना चाहिए? जी हाँ, टीजीटी के लिए जो है थोड़ा बच्चे मेच्योर्ड होते हैं, तो उसमें जेंटलमैन तरीके से जितनी एक्शन की ज़रूरत है उतना ही करें, ओवर एक्शन की वहाँ ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी में आप कर सकते हैं, वो ज़्यादा पसंद बच्चों को आएगा, लेकिन टीजीटी में थोड़ा सा और जेंटलमैन तरीके से वो एक्शन उतना ही ज़रूरी है जितनी आवश्यकता है वहाँ पे। और तरीके से आपको थोड़ा सा आपका पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज झुकना चाहिए, टाइट होना चाहिए, उस तरह से आप अपना गेस्चर बना करके बच्चों को बताएंगे, तो इसमें भी ज़रूरत है टीजीटी में भी। और यही चीज़ अगर मान लीजिए आपको पीजीटी में करना है तो बिल्कुल आप प्रीवियस नॉलेज से ले करके और थोड़ी सी अपनी बॉडी लैंग्वेज एक जेंटलमैन तरीके से लेकर के मेच्योर्ड बच्चों की तरह से, मेच्योर्ड आदमी की तरह से आप वहाँ शो करेंगे। और आपका उसमें जो है तो मेच्योर्ड गंभीरता भी होनी चाहिए कि आप बहुत हल्के नहीं हैं और डिसिप्लिन के साथ जो है बच्चों के साथ पेश आएंगे। और मेन चीज़ उसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज है। तो धीरे धीरे आप एग्जाम्पल से या चाहे प्रीवियस नॉलेज से, चाहे वो आप मॉडल से, चार्ट से, प्रीवियस नॉलेज से आगे बढ़ते हुए और सब्जेक्ट मैटर पे धीरे धीरे जाएंगे, आसान से उससे थोड़ा कठिन, उससे थोड़ा और कठिन करते हुए मेन सब्जेक्ट आप जो है, जो ज़्यादा कठिन है या ज़्यादा गूढ़ है या जो कंटेंट आपका पूरा फुल स्विंग में है, वहाँ तक पहुँचेंगे और बच्चों को समझाएंगे। फिर उसके बाद रिवीजन और फिर उसके बाद उनका फीडबैक लेना है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि अभी तक हमने जो बात की है सर, उसके अंदर हमने ये बात की है कि कैंडिडेट आएगा, उनकी जब टीचिंग की बात होगी तो आप उनको उनके सब मतलब आप उनको उनका टॉपिक देंगे, आप जिस टॉपिक को तैयार करके आए वो प्रेजेंट कर दीजिए। सर अगर ऐसा होता है कि जो टॉपिक वो प्रिपेयर करके आए हैं और बोर्ड उनको अपनी तरफ से कोई टॉपिक देते जी, तो ये तो सर एकदम से सडन चेंज हो जाएगा उनके कैंडिडेट के लिए, तो सर उस टाइम वो कैंडिडेट क्या करें? देखिए जनरली यही होता है कि जो बोर्ड मेंबर्स कहते हैं जो आप टॉपिक तैयार करके आए हैं उसी पे जो आपको चैप्टर तैयार है वही आप पढ़ाइए, टीचिंग आप उसी कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बोर्ड मेंबर्स फ्री हैं, वो आपको अपने हिसाब से अपने तरफ से भी टॉपिक दे सकते हैं। ख़ास तौर से हायर क्लासेज के लिए वो आपको ये टेस्ट करना चाहते हैं कि आपका कंटेंट नॉलेज कितना है, पूरे सब्जेक्ट का कंटेंट आपको है कि नहीं आपके साथ, तो वो अपनी तरफ से भी वो टॉपिक दे सकते हैं। तो जो आप टीएलएम तैयार करके आए हैं, जो चार्ट्स या मॉडल आप सोच करके आए हैं, वो तो वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो आपको जो प्रेजेंट टॉपिक दिया गया है उसमें तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा करके आपको टीएलएम सोचना है, चार्ट सोचना है, मॉडल सोचना है, वे ऑफ टीचिंग सोचना है कि आप स्टोरी मेथड से बताएंगे या कैसे एक्शन करके बताएंगे। वो तुरंत आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा करके वो आपको सोच लेना है। और बोर्ड मेंबर्स को आप बताएंगे कि इस टॉपिक के लिए सर हम ये टीएलएम इस तरह से यूज करेंगे, और फिर आप उसका एग्जाम्पल भी देते हुए आप बोर्ड मेंबर्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। और अगर आपको बोर्ड मेंबर्स टॉपिक देते हैं और आप उसका बढ़िया से निष्पादन करते हैं, बढ़िया से कर लेते हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत पॉजिटिव जाएगा। जी 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 जी। बेसिकली उस टाइम डरना नहीं है कि नहीं मैं तो जो तैयारी करके आया था वही है। आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, अपने टॉपिक्स के बारे में बताना है, अपने टीएलएम बताने हैं। आप लेके नहीं गए हैं उस टाइम वो आइटम, बट आपको बताना है कि मैं ये यूज करने वाला हूँ अपनी टीचिंग के अंदर। इसीलिए जो सब्जेक्ट मैटर है आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके बारे में खूब अच्छी तैयारी आपको होनी चाहिए। कहीं से पूछा जाए तो आप तुरंत देन एंड देयर आप जवाब दे सकें और उसके बारे में अच्छी तरह से बता सकें। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि सर जब इंटरव्यू का मतलब कैंडिडेट का इंटरव्यू हो गया है
आपने उनकी बोर्डिंग जो बोर्ड पे उन्होंने पढ़ाया है वो देख लिया आपने। जी। अब मार्क्स की बारी आती है सर। तो सर आप कैसे डिसाइड करते हैं अगर बाई चांस आप किसी को कम मार्क्स दे रहे हैं, जैसे अभी फिलहाल 30 मार्क्स का ये होने वाला इंटरव्यू जी, अगर आप किसी को कम मार्क्स दे रहे हैं तो सर आप किन कमियों को चेक करते हैं, और अगर आप किसी को अच्छे मार्क्स दे रहे हैं तो आप किन अच्छाइयों को चेक करते हैं जिसके बेस पे आप अपने मार्क्स डिसाइड करेंगे? देखिए इसमें कई पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट है कि आपको जो टीचिंग कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं है, कंटेंट नॉलेज आपको है कि नहीं, नंबर 1 यह होता है। नंबर दूसरा होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है, जो आप बोल रहे हैं बच्चे उसको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, या कहीं कोई कन्फ्यूजन सा हो रहा है, बोल कुछ रहे हैं बच्चे कुछ समझ रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपका क्लियर वॉइस, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है तो जो कुछ आप समझाना चाह रहे हैं वो बच्चों तक पहुंच रहा है। तीसरी चीज़ कि आप अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल क्लियर हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि कभी कोई बता दिया फिर उसके बाद फिर वापस आ गए कि नहीं ये ऐसे होगा। तो आपको कन्फ्यूजन अपने कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और जो चीज़ आप कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो आपके बीच में आती है कि आप टाइमली उस चैप्टर को, आप उस कंटेंट को ख़त्म कर रहे हैं कि नहीं, जो पीरियड आपको अलॉटेड है। और मेन चीज़ है कि आप टीचिंग में आपका बॉडी लैंग्वेज, नॉलेज और स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, तीनों ही मायने रखते हैं और तीनों पे मेंबर्स नंबर देते हैं और सब फिर उसके बाद एवरेज निकाला जाता है निकाला जाता है और ये 30 नंबर का आपका पूरा होता है।